एमए प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, हमने पिछले अपने व्याख्यान में, अपने लेक्चर में कौटिल्य पर बात की थी। कौटिल्य के बाद आपके सिलेबस में शुक्र का नाम है। शुक्र पर भी हमको अपनी बात सुनानी है। शुक्र पर भी अपनी बात आपके सामने रखनी है। शुक्र नीति ग्रंथ परंपरा का चिंतक है। नीति ग्रंथ परंपरा में दो महत्वपूर्ण चिंतक आते हैं, एक कामंदक और दूसरा शुक्र। शुक्र के ग्रंथ का नाम है शुक्र नीति सार। यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के बाद शुक्र नीति सार एक ऐसा ग्रंथ है जो राजनीति विज्ञान की या राजनीति की व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। कहा जाता है कि शुक्र ने कौटिल्य का अनुसरण किया। शुक्र ने अलग से किसी राजनीतिक चिंतन का विस्तार नहीं किया। शुक्र ने कौटिल्य का ही अंधानुकरण किया, यह कहा जा सकता है, यह कहा जाता है। अल्टेकर, सेलितोर, काशी प्रसाद जायसवाल जैसे लोगों ने इस मान्यता को दम दिया है, लेकिन यह बात असत्य है, यह सत्य से परे है। जिस युग में कौटिल्य राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिपादन करता है, उस युग में समाज और राष्ट्र की स्थिति दूसरी थी। जिस युग में शुक्र राजनीतिक परंपरा का प्रसार करता है, राजनीतिक ग्रंथ लिखता है, वह युग दूसरा था। तो कैसे बदलते युग में कौटिल्य और शुक्र कौटिल्य का अंधानुकरण कर सकता है, यह एक सवाल है। खैर, शुक्र की रचना काल है, उस पर विभेद है। शुक्र नीति ने या शुक्र ने भारतीय समाज का जो चित्रण किया है वह अत्यंत विकसित समाज है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में उस युग में शुक्र के काल में परिणित हो चुकी थी। विभिन्न व्यवसायों एवं धंधों के आधार पर समाज में अनेक जातियों का निर्माण हो चुका था। इन जातियों के आचार विचार, खान पान, विवाह संबंध आदि के कठोर नियम बन चुके थे। अपने जाति के बाहर विवाह संबंध करना अथवा सहभोज में सम्मिलित होना वर्जित माना जाने लगा था। जातियां जन्म परक मानी जाने लगी थी। शूद्र और नारी समाज में अपने स्वामी पर आश्रित माना जाने लगा था। धंधों और व्यवसायों की संख्या बहुत बढ़ चुकी थी। यह समाज गुप्तकालीन समाज है। शुक्र का जो समाज है वह गुप्तकालीन समाज है। जिस गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है, उस स्वर्ण युग में शुक्र ने शुक्र नीति सार की रचना की। लेकिन इसके बावजूद भी शुक्र ने परंपरा से चलने वाले राजनीतिक प्रवाह का विरोध नहीं किया। परंपरा से चलने वाले राजनीतिक प्रवाह का शुक्र समर्थन करता है। शुक्र नीति में मूर्ति कला है, शुक्र नीति में संगीत है, शुक्र नीति में अत्याधुनिक हथियारों का संकेत है, और शुक्र नीति में वैदिक देवी देवताओं, वैदिक काल से चलने वाले देवी देवताओं का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। वैदिक मूर्तियों की स्थापना की गई। स्थापत्य कला उच्चतम शिखर पर है। शुक्र ने देवी देवताओं के अनेक वाहन जैसे गरुड़, सिंह, व्याघ्र, वृष आदि का निर्माण पर भी बात की है। शुक्र ने आदेश दिया है कि राज्य के ग्राम और नगरों में देव मंदिरों का निर्माण किया जाए। यह अद्भुत बात है। शुक्र ने कहा कि राज्य के जितने भी गांव हैं, जितने भी शहर हैं, जितने भी नागरिकों के रहने के स्थान हैं, हर जगह वैदिक देवी देवताओं की स्थापना की जाए और उनका मंदिर बनाया जाए। यह आदेश है शुक्र नीति का। इसका मतलब है कि शुक्र का काल सनातन धर्म और वैदिक धर्म के उच्चतम शिखर का काल है। और आज भी आधुनिक भारत में अनेक ऐसे मंदिर आपको दिखाई पड़ेंगे जो गुप्तकालीन है, शुक्रकालीन है। उनकी स्थापत्य कला अद्भुत है। शुक्र ने
शुक्र पर के काल में सबसे बड़ा खतरा था कि कहीं वैदिक धर्म का लोप न हो जाए, वैदिक धर्म के कर्मकांड लुप्त न हो जाए। इस बात को ध्यान में रख करके शुक्र ने वैदिक देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण एक सुनियोजित योजना के तहत किया ताकि सब कुछ सुरक्षित हो जाए। अधिकांश विद्वान शुक्र नीति को गुप्तकालीन रचना भी नहीं मानते, लेकिन अनेक विद्वान मानते हैं कि शुक्र नीतिचार गुप्तकालीन रचना है। भारत का उत्तर पश्चिमी भाग में यवनों का राज्य था। उनके शास्त्र भिन्न थे, आचार विचार वैदिक आचार विचार से बिल्कुल भिन्न थे। इस प्रसंग में यवन शब्द का प्रयोग शुक्र ने किया है। अब यवन शब्द का प्रयोग क्या मुसलमानों के लिए किया, यवन शब्द का प्रयोग क्या विदेशी जातियों के लिए किया, यह विवाद का प्रश्न है। यवनों की उत्पत्ति के संदर्भ में कहा गया है कि अधम पुरुष और उत्तम वर्ण की स्त्री से उत्पन्न संतान विदेशी मानी जाएगी और वही शूद्र कही जाएगी। विदेशी जाति को शूद्र रूप में स्वीकार किया है शुक्र ने। भारत में शुक्र काल में सामाजिक व्यवस्था में शूद्र जैसे तत्व नहीं है, लेकिन जो विदेशी हैं, जो भारत के महिलाओं से संपर्क करके जिनकी संतानें पैदा हुई हैं, उनको वैदिक सनातन और भारतीय धर्म में से मिक्स ना हो, इसके लिए उन्होंने शूद्र शब्द का प्रयोग किया। शुक्र नीति में जो अद्भुत बात है वह बात है कि शुक्र नीति नालिक यंत्र की बात करता है। शुक्र नीति जो है नालिक यंत्र की बात करता है। नालिक यंत्र मतलब बंदूक। शुक्र नीति आग्नेय चूर्ण की बात करता है। आग्नेय चूर्ण का मतलब बारूद। और शुक्र नीति ने गोला और गोलियों का भी उल्लेख किया है। इसका मतलब है कि शुक्र नीति काल में बंदूक का निर्माण हो गया था, बारूद के प्रयोग लोग सीख गए थे, गोला और बारूद चलाने की कला लोग सीख गए थे। शुक्र नीति कहता है कि गाय की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति गाय की हत्या करता है उसको मनुष्य की हत्या के समान पाप लगता है और मनुष्य की हत्या के समान ही उसे दंडित किया जाना चाहिए। शुक्र स्त्री की रक्षा के प्रति ज्यादा चैतन्य है। शुक्र कहता है कि स्त्री की अगर रक्षा जिस राज्य में जो राजा नहीं कर सकता, वह राजा कहलाने योग्य नहीं है। स्त्री की रक्षा राज्य के एजेंडे में सर्वोच्च भाव है। शुक्र नीति कहता है कि परिवार, श्रेणी और गण और स्थानीय संस्थाएं स्वायत्त होनी चाहिए। इसका मतलब शुक्र नीति भी विकेंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन करता है। शुक्र नीति के रचना काल पर विवाद होने के बाद भी शुक्र नीति की राजनीतिक परंपरा के विश्लेषण में कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्र ने उसी राजनीतिक परंपरा का विश्लेषण किया जिसको मनु ने किया, जिसको कौटिल्य ने किया, जिसको अन्य भारतीय चिंतकों ने किया। शुक्र ने राज्य को सावयव सिद्धांत को स्वीकार किया। शुक्र ने राज्य के सावयव सिद्धांत को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि राज्य एक अवयव है, उसके 7 अंग हैं, सप्तांग राज्य। वो कौन कौन से अंग हैं? स्वामी है, अमात्य है, सुहृद है, कोश है, राष्ट्र है, दुर्ग है और बल है। बल को शुक्र नीति ने अंत में कहा। कौटिल्य ने सुहृद मित्र को अंत में रखा और शुक्र ने बल को अंत में रखा। ये दोनों में अंतर है। शुक्र का मानना है कि बल के बिना न मित्र रहता है, न सप्तांग राज्य की अन्य तत्व काम कर पाते हैं। बल मतलब संप्रभुता, बल मतलब सैन्य शक्ति, बल मतलब राष्ट्र की ताकत। तो राष्ट्र की ताकत, संप्रभुता और सैन्य शक्ति को मजबूत करना ही राज्य का प्रमुख उद्देश्य है। वह स्वामी को राज्य का मस्तक और मूल मानता है। कौटिल्य ने राज्य का मस्तक को क्या माना? राजा को माना। राजा राज्य का मस्तक है, सिर है। शुक्र ने राज्य के सावयव स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य एक पुरुष के समान है।
उसके मतानुसार राज्य एक पुरुष के अवयव के समान है। उस पुरुष रूपी राज्य में स्वामी मस्तक है, मतलब राजा मस्तक है। अमात्य क्या है? नेत्र है। सुहृद क्या है? मित्र क्या है? कान है। कोश क्या है? मुख है। दुर्ग क्या है? हाथ है। राष्ट्र क्या है? पैर है। और बल क्या है? मन है। मन बल है। संप्रभुता मन है। मन के बिना व्यक्ति का शरीर नहीं चल सकता, इसलिए मन को संप्रभुता के साथ जोड़ा, इसलिए मन को शक्ति के साथ जोड़ा। मन ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को ऊर्जावान बनाती है। मन ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को ओजस्वी बनाती है। मन ही वह व्यक्ति है जो व्यक्ति को विवेकी बनाती है। तो मन को बल के साथ जोड़ करके, मन को संप्रभुता के साथ जोड़ करके शुक्र ने राज्य की संप्रभुता को स्वीकार किया। दूसरे स्थान पर शुक्र ने राज्य की तुलना वृक्ष से की है, पेड़ से की है। शुक्र कहता है कि राज्य एक वृक्ष है जिसका मूल राजा है, जड़ जो है उसका राजा है, बीज भूभाग है, शाखा सेनापति है, पल्लव और कुसुम सेना है, और फल प्रजा है। राज्य का जो फल है, राज्य रूपी वृक्ष का जो फल है वह जनता है। राज्य की उत्पत्ति क्या है? जनता है। जनता जितना सशक्त होगी, जितना स्वावलंबी होगी, जनता जितना स्वदेशी होगी, उतना ही राज्य का वृक्ष, राज्य नामक वृक्ष सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा। इन दो उदाहरणों से शुक्र ने राज्य के ऑर्गेनिक नेचर ऑफ स्टेट की व्याख्या की। इन दो व्याख्यानों से शुक्र ने राज्य के ऑर्गेनिक नेचर ऑफ स्टेट की का समर्थन किया। दूसरा, राज्य के विकास में प्रकृति, मनुष्य और राजनीति में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। प्रकृति, राज्य और मनुष्य में अन्योन्याश्रित संबंध है। अन्योन्याश्रित संबंध, दोनों को पृथक करके नहीं देखा जा सकता। इस अन्योन्याश्रित संबंध को लल्लन जी गोपाल जैसे लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यह भाव है जिसको सतत राजनीतिक विकास कहा जा सकता है। शुक्र ने राजा के दैवी सिद्धांत का समर्थन किया। शुक्र के अनुसार राजा का निर्माण इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर, इन 8 देवताओं के अंश से किया गया। अर्थात राजा का कार्य, राजा का कर्तव्य इन 8 देवताओं के कर्तव्य के अनुसार है। शुक्र ने यहां तक कहा कि मात्र देव नहीं, राज्य परम देव है। राज्य ना देव नहीं है, राज्य परम देव है। हीगल की तरह, शुक्र ने हीगल की तरह राज्य की परिभाषा दी। इसको अधिक स्पष्ट करते हुए शुक्र ने कहा कि राज्य जो है माता है, राज्य पिता है, राज्य गुरु है, राज्य भ्राता है और राज्य मित्र है। राज्य के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं। मतलब राज्यवाद का प्रतिपादन, शुक्र राज्यवाद का प्रतिपादन करता है और राज्य को शीर्ष पर रखता है। इसके साथ वह कहता है कि राज्य कुबेर है। राज्य के बिना आप धनवान नहीं बन सकते, राज्य के बिना आप धनाढ्य नहीं बन सकते, राज्य के बिना आप धन अर्जित नहीं कर सकते। राज्य ही धन का कुबेर है और वह कुबेर व्यक्तियों को समानता के आधार पर धन का वितरण करता है और उसी धन से व्यक्ति अपना संचालन करता है। वस्तुतः शुक्र ने राजा के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन मनुस्मृति या मनु के समान किया है। यह पश्चिम के दैवी सिद्धांत से भिन्न है। यह पश्चिम की तरह दैवी अधिकार सिद्धांत नहीं है। शुक्र का राजा दैवी अधिकार सिद्धांत की बात नहीं करता। शुक्र का राजा दैवी स्वरूप की बात करता है। दैवी स्वरूप की बात करता है। और दैवी स्वरूप का मतलब वह देवता के समान कार्य करेगा तभी उसका दैवी स्वरूप है। अन्यथा देवता की तरह काम न करने वाला राजा राक्षस के समान है। शुक्र ने कहा कि प्रकृति के 3 गुण सत, तम और रज के आधार पर राजा के 3 रूप होते हैं। सात्विक राजा भी होता है, तामसिक राजा भी होता है और राजसिक राजा भी होता है।
सबसे अच्छा राजा सात्विक है, दूसरे नंबर पर राजसिक राजा है और तीसरे नंबर पर अधम राजा के रूप में तामसिक राजा है। इस तरह की व्याख्या कौटिल्य करता है। जो राजा रजोगुण का प्रधान होगा वह देव स्थान नहीं पा सकता। जो राजा सतोगुण का, सतगुण का जिसका प्रधान होगा वह राजा देवतुल्य होता। वह मानवांश के स्थान पर राजा देवता तभी होगा जब वह सात्विक होगा, परोपकारी होगा, कल्याण करने वाला होगा, राष्ट्र की सुरक्षा करने वाला होगा और राज्य की सभी प्रकृतियों का संरक्षण करने वाला हो गया। शुक्र ने राजा के नियुक्ति के अनेक सिद्धांतों का वर्णन किया, जिसमें एक सिद्धांत है पैतृक अधिकार का सिद्धांत। यद्यपि शुक्र ने राजा की नियुक्ति के पैतृक अधिकार के सिद्धांत की पुष्टि में कहीं व्याख्या नहीं की है। शुक्र ने प्रजा द्वेषी राजा की निंदा की है। जो प्रजा का द्वेषी राजा है उसकी निंदा शुक्र करता है। राजा प्रजा के गुण, नीति और बल का द्वेषी है। कुल क्रमागत होने पर ऐसे राजा को अधार्मिक माना जाएगा। जो राजा प्रजा का द्वेष करता है, जो राजा प्रजा का कल्याण नहीं करता, वह राजा अधार्मिक ही नहीं, राक्षस के समान है। ऐसा राजा राष्ट्र का विनाशक हो जाता है। ऐसा राजा राष्ट्र का विनाश कर डालता है और ऐसे राजा का परित्याग करना उचित है। और परित्याग किस स्थिति में होगा? या तो सशस्त्र क्रांति द्वारा राजा को उसके पद से च्युत कर दीजिए, या तो चुनाव के द्वारा समाज उस राजा को हटा दे, अथवा राज्य के खिलाफ विद्रोह करके राजा को पदच्युत करने के लिए शुक्र ने एक और सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वह सिद्धांत है ज्येष्ठता के अधिकार का सिद्धांत। इसको उत्तराधिकार का सिद्धांत भी कहते हैं। राजा का बड़ा बेटा राजा की गद्दी पर बैठेगा, इसको ज्येष्ठाधिकार का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन शुक्र ने यहाँ एक बंधन लगाया। अगर राजा का बड़ा बेटा पागल हो, यदि राजा का बड़ा बेटा हिंसक हो, यदि राजा का बड़ा बेटा नपुंसक हो, तो ऐसे राजा के बेटा को राज्य देने की वकालत शुक्र नहीं करता। शुक्र ने कहा कि ऐसा राजा ही राजा बनेगा या युवराज बनेगा जो राजा विवेकी हो, जिसमें दूरदृष्टिता हो, जिसमें राज्य को चलाने की क्षमता हो, जो राज्य को आगे बढ़ाने का साहस कर सकता है। शुक्र नीति में राजा के नियुक्त के तीसरे सिद्धांत को भी मान्यता दी गई, शारीरिक योग्यता का सिद्धांत। जो राजा बलशाली हो, जिसकी योग्यता शारीरिक हो, ऐसा राजा भी राजा हो सकता है। राज्य का नेतृत्व करने के लिए शारीरिक पूर्णता आवश्यक है, यह शुक्र मानता है। जिसका शरीर ही अपूर्ण है वह राज्य को कैसे पूर्ण रख सकता है? अपूर्ण शरीर वाले व्यक्ति को राजा न बनाने की वकालत शुक्र करता है। चौथे सिद्धांत के रूप में शुक्र चारित्रिक अधिकार का सिद्धांत प्रतिपादन करता है। चौथा अधिकार जो सिद्धांत है, चारित्रिक अधिकार सिद्धांत। जिस व्यक्ति का चरित्र उत्तम हो, जिस व्यक्ति में संस्कार अच्छे हो, जिस व्यक्ति में चरित्रगत विशेषताएं हो, ऐसा व्यक्ति को राजा बनना चाहिए। शुक्र ने राज्य के नेतृत्व के लिए चारित्रिक योग्यता को अनिवार्य माना। चारित्रिक दोष होने पर राजपद से हटा देने की वकालत की। शुक्र ने कहा कि राजा वेन अधर्म से नष्ट हुआ और राजा पृथु धर्म के कारण वृद्धि को प्राप्त किया। दो उदाहरण देता है, राजा वेन और राजा पृथु। पृथु को ने चारित्रिक विशेषताओं के कारण यश प्राप्त किया और वेन ने चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण नष्टता को प्राप्त की, उसकी हत्या कर दी गई। शुक्र ने कहा कि कर्म और आचरण राजा का ऐसा होना चाहिए जिससे जनता प्रेरित हो। कर्महीन राजा जरूरत नहीं है, कर्महीन राजा की जरूरत नहीं, उद्योगहीन राजा की जरूरत नहीं, दृष्टिहीन राजा की जरूरत नहीं। कर्म राजा का एक महत्वपूर्ण आधार है। शुक्र कहता है कि यहां भी कौटिल्य की तरह राजा का जो प्रथम गुण है वह विनम्रता है। राजा को विनम्र होना चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी गाली दे, राजा को उद्वेलित नहीं होना चाहिए। राजा उद्वेलित न हो। गाली देने वाला व्यक्ति किसी संकट के कारण गाली देता है, ईर्ष्या के कारण भी गाली देता है, द्वेष के कारण भी गाली देता है, लेकिन राजा को उनकी गालियों से उद्वेलित नहीं होना चाहिए।
राजा को उनकी गालियों का प्रक्षालन अच्छे कार्यों द्वारा करना चाहिए, ऐसा शुक्र करते हैं। शुक्र कहता है कि राजा का एक सबसे बड़ा गुण इंद्रियज है, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, अपनी इंद्रियों के वश में न होकर के निष्पक्ष भाव से राज्य का संचालन करना, यह राजा के लिए अनिवार्य है। तो आज मैंने शुक्र के इस भाव को आगे रखा है आपको। शुक्र में एक और लेक्चर मैं आपको कल दूंगा और इस आधार पर शुक्र को कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा।